Hello students, welcome to everyone in today's English class. Today I shall be teach you English Bal Bharati Standard 9, Unit 2, 2.4, The Fall of Troy. In Greek mythology, the fall of Troy recorded in two parts. The Fall of Troy, a book written by Quintus in the 4th century about the Trojans War. This is a story from the Iliad which tells us about the prosperity of Troy and the war between the Trojans and the Greeks. So, let's go students. I am going to explain this story now. The Fall of Troy. Part 1. Epics are long poems that relate the dates of a great national hero or a great national war. एपिक्स ऐसी एक लॉन्ग पोएम होती है, उसे जो बहुत लॉन्ग पोएम होती है उसे कहते हैं एपिक्स, और वो रिलेटेड होती है किससे? तो द डेट्स ऑफ अ ग्रेट नेशनल हीरो और अ ग्रेट नेशनल वार, जो बहुत ग्रेट नेशनल वार हो या ग्रेट नेशनल हीरोज़ है उनसे वो रिलेटेड होती है उनके कार्यों के लिए. डीड मीन्स एन एक्शन दैट इज़ परफॉर्म इंटेंशनली और कॉन्शियसली. कोई भी ऐसा एक्शन हो जो इंटेंशनली या कॉन्शियसली की जाए तो उसका जो वर्णन है वो इपिक में होता है. ओके, तो इपिक यानी ऐसी एक लॉन्ग पोएम होती है जिसमें ग्रेट नेशनल हीरोज़ का और ग्रेट नेशनल वार्स के बारे में डिटेल बताया जाता है. ओके, दे ऑफन टेल्स ऑफ अ नेशंस अर्ली हिस्ट्री, और इसमें अपने देश की हिस्ट्री भी बताई जाती है. दे मे बी कंपोज्ड एंड संग और रिसाइटेड फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन. यानी जो भी हमारे देश में हो गया है, ग्रेट हीरोज़ ने किया हो या नेशनल वार में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ कंपोज किया जाता है एज अ म्यूज़िक में. उसे जो हम पोएम्स वगैरह सिंग करते हैं, गाते हैं, उसे बोलते हैं कंपोज करना. तो वो कंपोज करके गाया जाता है. रिसाइटेड मीन्स रिपीट अलाउड अ पोएम और अ पैसेज फ्रॉम मेमोरी बिफोर एन ऑडियंस, और जो कुछ भी हो गया है वो याद करके ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता है. कोई भी पैसेज हो या कोई भी पोएम हो, जो भी गुज़र चुका है वो सब बातें याद करके ऑडियंस के सामने बताई जाती हैं. ओके, सो ये जो इपिक्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन तक पहुंचते हैं. यानी पहुंचाना चाहिए या पहुंच सकते हैं. तो ये कैसे पहुंचते हैं? इपिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू सॉन्ग्स एंड रिसाइटल्स फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे वर एक्चुअली रिटन डाउन. तो वो कैसे पहुंचते हैं कि सॉन्ग के थ्रू या रिसाइटेड के थ्रू, यानी स्पीक करके, परफॉर्म करके ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने से वो एक से दूसरे तक पहुंच जाता है. द टू फेमस संस्कृत epics आर द रामायणा एंड द महाभारता, and the two great epics of European literature written in ancient Greek are the Iliad and the Odyssey. We know Valmiki is considered to be the author of the Ramayana and the Ved Vyas is considered to be the author of the Mahabharata. So just like Ramayana and Mahabharata in India, it is the most popular. So in the Greek countries, the Iliad and Odyssey are the most popular epics. Just as in Indian literature, we go back to stories from the Ramayana and the Mahabharata, so in the literature of Western countries, they go back to the Iliad and the Odyssey. जैसे ही हम इंडिया में हमें महाभारत और रामायण हमारे लिए वेल नोन है, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो इलियड और ओडेसी की स्टोरीज जो है वो बहुत ही वेल नोन है, बच्चे को वो पता होती है. जस्ट एज चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया नो द नेम्स ऑफ स्टोरीज ऑफ राम and Sita, Yudhishthir and Arjun and Draupadi. So children in Western countries know the name of the Hector and Odyssey and Achilles and Helen of Troy, the most beautiful woman in the world, because of whom the Greek and Trojans fought for 10 long years.
जैसे कि हमें पता है हमारे इंडिया में महाभारत रामायण पता है, राम पता है, सीता पता है, युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, कृष्ण, ये सब कुछ पता है। वैसे ही वेस्टर्न के बच्चों को सबको हेक्टर, ओडेसी, अचील, हेलन, ये सब कुछ पता है। ये सब लोग बच्चे जानते हैं, उनकी स्टोरी बच्चे जानती हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीक और ट्रोजन के बीच में एक बहुत सुंदर वुमन के लिए फाइट हुई थी, वर्ल्ड वार हुआ था, वो 10 years तक चला था। सो नोबडी नोज फॉर सर्टन हु द ऑथर ऑफ दिस अर्ली इपिक्स इज। किसी को पता नहीं है कि इसके मेन राइटर कौन है। इट इज़ थॉट दैट दे arose and developed with the nation itself and were handed down from singer to singer till perhaps one great poet gave them their final form. द फॉल ऑफ ट्रॉय के एग्जैक्ट ऑथर कौन है, राइटर कौन है, ये तो किसी को पता नहीं ओरिजिनल राइटर के बारे में, लेकिन ऐसी सोच है, ऐसा माना जाता है कि ये पोएम जो है, ये जो इपिक है, ये एक से दूसरे से तीसरे तक हैंडेड होती रही, यानी पास होती रही एक सिंगर से दूसरे सिंगर तक। तब तक ये पास होती रही जब तक उसे एक ग्रेट पोएट नहीं मिल जाता कि उसे वो फाइनल फॉर्म दे सके। It is believed that the Iliad and the Odyssey were composed and recited by a blind poet named Homer. तो ऐसे माना जाता है, ये कंफर्म है कि इलियड एंड द ओडिसी इन्हें किसने कंपोज किया फाइनली, जो ब्लाइंड पोएट थे उनका नाम था होमर, हु लिव्ड अबाउट 900 BCE। होमर जो है वो 900 BCE में उनका जीवन कालखंड गुजर गया है। BCE यानी बिफोर सेंचुरी एरा में। हु वंडर्ड फ्रॉम वन ग्रीक सिटी और विलेज टू अनदर, जो ग्रीक के सिटी से या विलेज से गुजरते थे, सिंगिंग हिज पोएम्स टू ऑल हु वुड रिसीव हिम इन देयर हाउस। और जो जिनको भी उनका गाना अच्छा लगता था तो वो उन्हें अपने घर बुलाते थे, जो उन्हें रिसीव करते थे, एंड गिव हिम हॉस्पिटैलिटी, और उन्हें आदर आतिथ्य करते थे। ऐसे लोगों के घर वो जाते थे और अपना गाना प्रदर्शित करते थे। दिस वंडरिंग सिंगर हैज़ बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस, नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल यूरोप एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री। तो उन्हें जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीस में ही नहीं तो पूरे यूरोप में एज अ फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री माना जाता था, क्योंकि उनकी जो पोएट्री है, उनकी जो सिंगिंग है, वो बहुत ही ऑनरेबल थी। तो उन्हें बहुत आदर आतिथ्य किया जाता था उनके लिए, उनके गाने के लिए और उनके सिंगिंग के लिए भी। द इलिड इज़ द स्टोरी ऑफ इलम और ट्रॉय। ये जो स्टोरी है इलिड, ये किसकी है? तो इलम और ट्रॉय की। A rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegina to the Black Sea. और ये जो ट्रॉय सिटी है, ये बहुत रिच अमीर ट्रेडिंग सिटी है। कहाँ की? एशिया माइनर की। अब एशिया माइनर कहाँ पे है? जो अभी का तुर्की का जो पार्ट है उसमें आता है एशिया माइनर। ओके, तो ये जो एजिना टू ब्लैक सी है, इनके किनारे पे वो आती है। इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। ये जो है वो ये सिटी ट्रॉय सिटी, ये इकोनॉमिकली, कॉमर्स मीन्स इकोनॉमिकली, एंड एग्रीकल्चर यानी फार्मेसिस में बहुत ही वेल सिचुएटेड थी, बहुत ही सधन थी। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी, आगे इसके सी था, ओवर विच सील्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन्स। और ये यहाँ से सारे जो शिप्स है वो सील्ड होते थे, यानी निकलते थे क्या लेके? तो गुड्स और ग्रेन्स लेके, कोई भी चीज़ें लेके और या धान्य, ये सब चीज़ें लेके वो वहाँ से सील्ड होते थे, निकलते थे। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट एडा। और ट्रॉय सिटी के पीछे एक बहुत बड़ा माउंटेन था एडा, फ्रॉम विच फ्लोडेड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जिसमें से बहुत सारे रिवर्स और स्ट्रीम्स यानी झरने और नदियाँ बहती थी। द वैलीज अमंग द हिल्स वेयर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल।
तो यहाँ वैलीज में से वहाँ के जो दरिया थी वो सब हरी भरी थी वाटर से भी, और फर्टाइल वहाँ की ज़मीन थी, बहुत ही अच्छी तरीके से अनाज वहाँ पे उगता था. विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स एंड कैटल्स फीडिंग ऑन द रिच ग्रास ऑन द मिडोज, वाइल शीप फीड ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स. और वहाँ के हिल्स के स्लोप पे शिप्स जो है वो मिडोज में बहुत अच्छा ग्रास फीड करते थे, खाते थे और हेल्दी वेल्दी रहते थे. Around their city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. अब उन्होंने ट्रोजन्स ने क्या किया था, अपने पूरे सिटी के अराउंड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई थी. तो उसकी वजह से क्या हो गया था कि कोई भी सी रूट से उनके ऊपर वार नहीं कर सकता था कोई भी एनिमी. द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सीट एंड वॉक ऑन इट. अब वो वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इतनी ब्रॉड थी कि वहाँ पर से लोग खड़े रह सकते थे, बैठ सकते थे और चल भी सकते थे बिना डरे हुए. द ग्रेट क्रेट स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज्ड. अब वो खुशी खुशी, वहाँ जो सिटी के लोग थे वो खुशी खुशी गेट में से जाते थे, आते थे और अपने काम करते थे. बट इन टाइम ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज. लेकिन वार के समय वो जो गेट बनाया था उन्होंने वॉल को, तो वो बंद कर देते थे. एंड द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक. अब वो गेट बंद होने की वजह से वो जो सिटी ऐसी लगती थी जैसे कि फोर्ट्रेस है, एक बहुत बड़ा महल है, प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड. अब वो वॉल की वजह से जो आगे के साइड में पूरी सिटी कवर हो जाती थी, इसलिए एनिमी से सिटीजन सब प्रोटेक्ट होते थे. और बैक साइड में क्या था, हिल्स थे, उसकी वजह से पीछे से भी वो प्रोटेक्टेड हो जाते थे. Thus, Troy was strong city, strongly protected by its wall and strongly defeated by its brave soldiers. अब ट्रॉय जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी थी और वॉल की वजह से और सब तरीके से सब सोल्जर्स की वजह से भी वो बहुत प्रोटेक्टेड थी. लेकिन बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस हैड डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द ट्रोजन्स. लेकिन ग्रीस के सब हीरोज़ ने और किंग ने भी, राजा ने भी ट्रोजन के अगेंस्ट वार डिक्लेयर किया था. क्योंकि बिकॉज पैरिस अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय हैड परसुएडेड हेलन वाइफ ऑफ ग्रीक किंग मेलनस टू एलप विथ हिम. जो प्रिंस था पेरिस, तो पेरिस ने क्या किया था, हेलन को परसुएडेड किया था, यानी कन्विंस्ड किया था कि वो उसके साथ भाग के ट्रॉय को आ जाए. ओके, एलोप मीन्स भाग के आना. और वो कौन थी, हेलन जो थी वो ग्रीक के किंग मेलनस की वाइफ थी. द ग्रीक्स वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन ऑफ मेलनस. जो मेलनस है ग्रीक का किंग, तो उसके साथ जो पेरिस ने रॉन्ग बर्ताव किया था तो उसके लिए वो उसे सज़ा देना चाहते थे. दे सेल्ड टू ट्रॉय एंड लेड सेज टू द सिटी. द ट्रोजन्स टू fought hard and the siege continued for 10 long years. ग्रीस के जो फाइटर थे वो सेल्ड हो गए, यानी रवाना हो गए ट्रॉय की तरफ और ट्रॉय को घेर लिया. सेज मीन्स घेर लेना. अपने जो मिलिट्री जो है उनकी सहायता से पूरे ट्रॉय को उन्होंने घेर लिया था. द ट्रोजन्स टू fought हार्ड एंड द सेज कंटिन्यूड फॉर द 10 years. अब ट्रोजन्स भी लड़ने लगे और इनका जो ये जो युद्ध है वो लगभग 10 सालों तक चलता ही रहा. द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द सेज डिड नॉट एंड. ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे. अब ये जो फाइटिंग थी वो कंटिन्यू चलती ही रही और ग्रीस वो सिटी पे ताबा नहीं कर सकते थे और ट्रोजन्स भी उन्हें करने नहीं दे रहे थे और वो उन्हें जाए ऐसा भी कुछ नहीं कर पा रहे थे. एवरी डे द ट्रोजन्स
came out of their gates, and the Greeks came out of their tents and the ships, and the fighting went on. अब ये इधर से ट्रोजन्स अपने गेट के बाहर आते थे अपना कुछ काम धाम करने के लिए, तो उधर से ग्रीक्स भी उनके टेंट में से, उनके शिप्स में से बाहर निकलते थे और फाइटिंग जारी रहती थी. समटाइम्स देयर वेयर ग्रेट बैटल बिटवीन द टू आर्मीज़. कभी कभी तो ऐसे होता था कि दोनों भी आर्मीज़ में बहुत बड़ा युद्ध हो जाता था. समटाइम्स देयर वेयर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज़. कभी कभी सिंगल फाइट चलती थी. समटाइम्स द ट्रोजन्स हैड द बेटर ऑफ इट एंड समटाइम्स द ग्रीक्स, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन. कभी कभी ट्रोजन्स अच्छा फाइट करते थे तो कभी कभी ग्रीक्स अच्छी फाइट कर लेते थे, लेकिन फाइट फिनिश नहीं होती थी, वो चलती ही रहती थी. ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वेयर किल्ड इन कोर्स ऑफ द वॉर. अब ये युद्ध शुरू होता रहता था तो दोनों ही तरफ के बहुत सारे ग्रेट हीरोज़, फाइटर्स, उनकी डेथ हो चुकी थी. आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय अकीलस. बहुत फाइट होने के बाद जो ब्रेव हेक्टर था वो मर गया. किसके हाथों मर गया? अकिलेस के हाथ. whom none could resist, but Achilles himself was killed later on by a poisoned arrow that entered his heel, the only part of his body where he could be wounded. एट लास्ट क्या हुआ, ये जो था हमारा एक्लस, वो भी मर गया. क्यों? क्योंकि उसके एडी में पॉइजनस एरो जो था वो लगने की वजह से वो भी मर गया. स्टिल लेटर पैरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड ऑल्सो बाय अ पॉइजनस एरो. पैरिस भी पॉइजनस एरो की वजह से मर गया. The Trojans were tired of being shut up in their city, and the Greeks were longing to see their homes again. But still the fighting went on. ट्रोजन्स भी थक गए थे और ग्रीक्स भी थक गए थे, क्योंकि ट्रोजन्स भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे और ग्रीक भी बहुत दिन से अपने घर पे नहीं गए थे, लेकिन फिर भी फाइटिंग शुरू ही थी. आगे का जो है वो हम सब सेकंड पार्ट में देखेंगे. सो कीप गोइंग ऑन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.